हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर आप सभी को पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और आज हम पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 8 पर। लेक्चर नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 8 में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग क्रमांक 2। अनुप्रयोग क्रमांक 2 में हम आपको बताने वाले हैं किसी धारावाही प्रणालिका या बोलते हैं लंबी धारावाही प्रणालिका के कारण या लंबी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ये क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। कोई भी आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, कोई भी हिंदी मीडियम बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के हैं, सीजी बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, जो भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ये टॉपिक आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। और अभी हम जो सीरीज चला रहे हैं वो है बोर्ड एग्जाम के लिए, टारगेट बोर्ड एग्जाम 2021। और मैं गोपाल सर केवल वही टॉपिक्स, वही क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है या बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको बस करना इतना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन का बटन है वो दबा के रखिए। हर वीडियो के साथ आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आपको नए नए वीडियो और कई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेगी। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों को बता दूं कि ये है एम्पियर के अनुप्रयोग, जो है एम्पियर के नियम का जो अनुप्रयोग है उसका दूसरा अनुप्रयोग है। अगर आपको एम्पियर का नियम देखना है और एम्पियर का या फिर जो अनुप्रयोग क्रमांक 1 देखना है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम्स में अक्सर ये टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज के जो हमारा जो टॉपिक है उसके हेडिंग का, कि आज हमको करना क्या है। हमको एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग क्रमांक 2 करना है, जो कि है लंबी धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र या लंबी धारावाही प्रणालिका के अंदर हम निकालने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, ये मैंने हेडिंग लिख दिया। अब बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैंने बता दिया आप सभी बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, हम एक एक करके आपको सारी चीजें बताते जा रहे हैं। सबसे पहली बात करेंगे बेटा हम किसके बारे में, हम बात करते हैं प्रणालिका के बारे में, जिसके कारण हमको निकालना है वो तो आपको जानना जरूरी है। प्रणालिका, सोलेनाइड। ठीक है, प्रणालिका आखिर होती क्या है। ठीक है, प्रणालिका क्या चीज होती है वो बोलता है। प्रणालिका एक ऐसा युक्ति बोलता है जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ, जैसे चीनी मिट्टी है, एस्बेस्टॉस है, उसमें तांबे के बहुत सारे तार लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है। वो कुंडली ही क्या कहलाती बोलता है बेटा, प्रणालिका या सोलेनाइड कहलाती है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यहां क्या किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। वहां से आप सोलेनाइड के बारे में जान सकते हैं कि आखिर सोलेनाइड होता क्या चीज है, ये सोलेनाइड क्या है। ओके, तो आज का जो हमारा काम है वो हम देखेंगे। जैसे मैंने बता दिया है, हम क्या करने वाले हैं, हम एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग क्रमांक 1 करने वाले हैं। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो प्रणालिका के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने अभी थोड़ा सा आपको परिभाषा बता दिया बेटा कि प्रणालिका क्या होती है। एक लंबी बेलनाकार कुंडलनी होती है जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ, चीनी मिट्टी या एस्बेस्टॉस का बना हुआ होता है। कैसे बनता है, ऐसे अगर ये एक चीनी मिट्टी है, देखिए इधर ध्यान से, ये एक चीनी मिट्टी है। ठीक है, वे कोई विद्युत रोधी पदार्थ है या फिर, तो इसमें हम बहुत सारे तांबे के क्या लपेट देंगे, तार लपेट देंगे, बहुत सारे तांबे के तार पास लपेट देंगे। और जो इसके दोनों सिरों पर 2 वायर्स निकलेंगे, जो 2 तार के जो सिरे निकलेंगे, उन सिरों का संबंध हम किसी बैटरी के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, उससे कर देंगे। जैसी करंट फ्लो कराएंगे, ये
जो परिनालिका है वो किस तरह कार्य करने लगेगा, एक चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा और इसी बोलते हैं धारावाही परिनालिका। इसका चुंबकत्व तभी तक रहता है जब तक हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। तो बात क्लियर है, ये परिनालिका में करंट फ्लो कराने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। अब हमको करना क्या है, हमको यहां यही काम करना है। एक लंबी परिनालिका है, धारावाही परिनालिका है, उसके अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कौन से नियम की सहायता से, एम्पियर के नियम की सहायता से। तो ये आपका टॉपिक है। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक पर ध्यान दीजिए, बाकी चीजें बाद में। आपको करना क्या है ये आपको हमेशा मालूम रहना चाहिए। फर्स्ट थिंग यही होती है बेटा, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, आपको पूछा क्या जा रहा है। एक्चुअल में हमको पूछा जा रहा है एक लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो सबसे पहला काम मैंने किया, आपको धारावाही परिनालिका बता दिया क्या होता है। एक कुंडली होती है, कैसी कुंडली होती है, लंबी। कैसे आकार का होता है, बेलनाकार आकार का होता है। कुंडली कैसे बनाई जाती है वो भी बताया। एक हम क्या लेंगे, विद्युतरोधी पदार्थ लेंगे, जैसे मैंने बताया चीनी है या एस्बेस्टॉस है। उसमें तांबे के बहुत सारे तार के फेरे लपेट देंगे और उनके सिरों का संबंध किसी बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से करके वहां करंट फ्लो कराया जाएगा। तो वो क्या चीज निर्मित करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करेगा। इस तरह से एक परिनालिका बन जाती है और परिनालिका का अस्तित्व तभी तक होता है बोलता है जब तक कि करंट फ्लो होता है। ओके, ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब हम वो जो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो रहा था तो वही परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। तो चलिए अब मैं सबसे पहले काम करता हूं, मैं एक परिनालिका बनाता हूं। ठीक है, एक लंबी बेलनाकार परिनालिका का निर्माण करते हैं हम सबसे पहले। ये परिनालिका बना लिया बेटा, इसको मैं नाम दे दूंगा P Q R S। ठीक है, एक परिनालिका है हमारे पास, नाम क्या दे दिए बेटा, P Q R S। ये परिनालिका हो गई, लंबी धारावाही परिनालिका P Q R S नाम दे दिए। अब परिनालिका में बहुत सारे तांबे के तार लपेटे हुए होंगे। ठीक है, वो तो अभी मैं नहीं दर्शा रहा हूं, मगर जैसे ही हम तार लपेटेंगे उसमें करंट फ्लो कराएंगे, मैंने बताया क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा तो इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। तो देखो चुंबकीय बल रेखाएं कैसे गुजरेंगी। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कुछ इस तरह से, इसका जो एक सिरा है वो एन पोल की तरह और एक जो सिरा होगा वो एस पोल की तरह वर्क करेगा। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एन पोल से क्या होगी बेटा, बाहर निकलेगी। एन पोल से कैसे होगी, बाहर निकलेगी। ये एन पोल से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी इस तरह से, और किधर जाती दिखाई देती है, एस पोल की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। तो ये हमारे पास में चुंबकीय बल रेखाएं बन गई। क्या बन गई बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं। और ये चुंबकीय बल रेखाएं आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कैसे हैं, जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं बेटा सभी एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है। तो ऐसी चुंबकीय बल रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर होती है और समान परिमाण की होती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। तो यहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा बेटा वेक्टर बी का। किसका निर्माण होगा, वेक्टर बी का निर्माण होगा। ठीक है, और मैंने बता दिया यहां करंट मतलब धारा कितनी फ्लो हो रही है, यहां धारा फ्लो हो रही है आई। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, जो फेरे हमने तांबे के तार के लपेटे हैं उनकी संख्या मैं यहां लिख देता हूं। किनकी संख्या, फेरों की संख्या। ठीक है, फेरों की संख्या। ठीक है, फेरों की संख्या। यहां हम फेरों की संख्या किस पर, फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हम मान के चलेंगे बेटा n। ये दो महत्वपूर्ण चीजें। ठीक है, अब देखिए जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको साथ साथ थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। वो सारी चीजें मैं यहां लिखने का काम नहीं कर रहा हूं। अगर आपको जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूं उसका पूरा का पूरा आपको, ठीक है, रिटर्न में नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको वीडियो पर कमेंट करना होगा। जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें कमेंट करेंगे, या अगर आपको मेरा फेसबुक आईडी मालूम है, व्हाट्सएप आईडी मालूम है, या मेरा टेलीग्राम लिंक मालूम है तो उसमें जाएंगे आप,
मैंने दे दिया है अपने पेज पर लिंक, वहां जाएंगे और वहां से मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको जो भी टॉपिक हम यहाँ पढ़ाते हैं उसको रिटन फॉर्म में जो उसका नोट्स है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट करना जरूरी है। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो और कमेंट कीजिए। आप जो भी चैप्टर बोलेंगे उसका आपको रिटन फॉर्म में जो मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में नोट्स बनवाता हूं वो नोट्स आपके लिए मैं अवेलेबल करा दूंगा। ओके, तो चलिए अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि PQRS एक धारावाही प्रणालिका है। करंट कितनी फ्लो हो रही है? I फेरों की संख्या, इसके प्रत्येकांक लंबाई में कितनी है मान के चलते हैं हम? N फेरे, इसके प्रत्येकांक लंबाई में कितने फेरे हैं? N, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब बात करते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई दे रही है, N से निकल रही है, S की ओर जा रही है। तो इस धारावाही प्रणालिका के अंदर मैंने बताया जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? एक समान होगा और लगभग, ठीक है, लगभग एक समान होगा। और बाहर कितना होगा? 0 होगा। तो बाहर में, ये जो बाहर है, बाहर पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बेटा? 0 होगा। बाहर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो कितना होगा? 0 होगा। अंदर चुंबकीय क्षेत्र B है एक समान और बाहर में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो कितना होगा? 0। तो हमारा काम क्या है? हमको निकालना कहाँ है? हमको धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B का निर्माण करना है। तो ये अंदर धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए यहां हम एक आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? एक आयत। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आप एक आयत बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? एक आयत बनाएंगे और आयत की भुजाओं को आप नाम दे देंगे बेटा। क्या नाम देंगे इसको? A, B, C, D। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको डायग्राम में। ठीक है, मैं इसको व्हाइट लाइन से बना देता हूं, थोड़ा सा ये फीका हो गया लाइन। ये A, ये ठीक है, अब आपको दिखाई दिया। ABCD एक आयत बनाए। ये ABCD जो हम आयत बनाते हैं वो इस तरह बनाते हैं कि ये जो प्रणालिका का अक्ष है उसके, इसकी भुजाएं AB और CD क्या होती है? समांतर होती है। और इसकी जो भुजा है उसकी लंबाई मैं यहां स्मॉल x मान लेता हूं। कौन सी भुजा की लंबाई को? CD को। ठीक है, तो मालूम है आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर CD की लंबाई x होगी तो AB की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला काम है। फिर से एक बार सुन लीजिए, हमने क्या क्या काम किया बेटा? हमने PQRS एक धारावाही प्रणालिका लिया है, धारावाही प्रणालिका लिया है। ठीक है, तो धारावाही प्रणालिका क्या होती है मैंने आपको बता दिया था। चुंबकीय बल रेखाएं N पोल से निकलेंगी, S पोल पर जाकर क्या होती है? समाप्त होती है। मैंने बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई। चुंबकीय बल रेखा दिखाने का रीजन ये है, हम अंदर शो कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? एक समान है, जो कि होता है। प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? एक समान होती है। बाहर कितनी होती है? लगभग 0 होती है। फिर मैंने बताया कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था? I, और प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या थी? N थी। अब चूंकि हमको धारावाही प्रणालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, इसलिए हमने एक आयत की रचना किया। कौन सा आयत लिया? ABCD लिया। ठीक है, जिसकी सब जो बड़ी भुजा है उसकी लंबाई को मैंने x मान लिया। और ये बड़ी भुजाएं AB और CD धारावाही प्रणालिका के अक्ष के कैसे हैं? समांतर है। ओके, ये चीज याद रखना। अब हमारा अगला काम, जो आयत लिए हैं, बंद आयत ABCD के चारों ओर क्या काम करेंगे हम? चुंबकीय क्षेत्र B, जो चुंबकीय क्षेत्र है एक समान, जो चुंबकीय क्षेत्र है B का रेखीय समाकलन करने पर, चुंबकीय क्षेत्र B का क्या कर दो बोलता है बेटा? रेखीय समाकलन कर दो। तो रेखीय समाकलन करेंगे बेटा हम कहां से कहां तक रेखीय समाकलन करेंगे? देखिए, इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? वेक्टर B डॉट dl। हम रेखीय समाकलन करेंगे वेक्टर B डॉट dl। तो हमारे पास आयत में 4 भुजाएं हैं, हम क्रम से करते चलेंगे। सबसे पहले करेंगे इंटीग्रेशन A टू B वेक्टर B डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन
B2C वेक्टर B डॉट DL, फिर करेंगे हम इंटीग्रेशन C टू D वेक्टर B डॉट DL, फिर करेंगे हम इंटीग्रेशन D टू A वेक्टर B डॉट DL। ये चारों भुजाओं का पहले A टू B, B टू C, C टू D, D टू A, ये हमारे पास होगा बेटा समीकरण नंबर 1। कौन सा समीकरण बन जाएगा? समीकरण नंबर 1। तो हमने बंद आयत ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का रेखीय समाकलन कर दिए। इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B, B डॉट DL, B टू C, B डॉट DL, C टू D, B डॉट DL, B टू D, ठीक है, D टू A, B डॉट DL। अब आगे का काम देखिए, आगे हमको क्या करना है इसके बाद में, ठीक है। इतना करने के बाद बेटा आगे बढ़ेंगे हम। अब बारी बारी से पहले अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा इंटीग्रेशन A टू B वेक्टर B डॉट DL, ठीक है। ये अब यहां देखिए चुंबकीय क्षेत्र B और AB भुजा की लंबाई दोनों, अगर मैं मान के चलूं एक छोटा सा भाग अल्पांश तो DL, दोनों की दिशा कैसी होगी बेटा? एक समान होगी। ये DL को शो करेगा, ठीक है। तो यहां दोनों की दिशा एक समान है, तो मैं इसको लिखूंगा B DL, इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा? B DL cos 0, इंटीग्रेशन B DL क्या लिखूंगा बेटा? cos 0। रीजन हम यहां बता देंगे, जबकि वेक्टर B और DL क्या है? एक ही दिशा में है, एक ही क्या है? दिशा में है। तो अब आपको मालूम है B बाहर आ जाएगा बेटा, cos 0 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास में? DL आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास में? DL आ जाएगा। और ये होता है बेटा इंटीग्रेशन DL 1DL हो जाएगा L, 1DL क्या हो जाएगा? L। तो L हो जाएगा, तो AB भुजा की लंबाई कितनी है? X। तो हम यहां लिखेंगे B इंटू X। और फिर से आप रीजन बता देना, जबकि इंटीग्रेशन जो DL है वो किसके बराबर है? X के बराबर है, मतलब आयत की भुजा के क्या है? बराबर है। तो ये हो गया B इंटू X, पहला काम। अब नेक्स्ट B टू C निकालेंगे, इंटीग्रेशन B टू C वेक्टर B डॉट DL। ये देखिए क्या निकलेगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन B DL cos 90। क्यों cos 90? क्योंकि BC भुजा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र B के क्या है? समांतर है। उसकी लंबाई जो है वो कैसे है? सॉरी समांतर है बोलता हूं, लंबवत है। कैसे बेटा? लंबवत है। यहां लिख लेना, जबकि वेक्टर B परपेंडिकुलर है किसके? लंबाई DL के। तो cos 90 हो गया। cos 90 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और फिर इंटीग्रेशन अब हम निकालेंगे बेटा B टू C हो गया। अब हम निकालेंगे C टू D वेक्टर B डॉट DL। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्यों 0 हुई? क्योंकि देखिए CD भुजा जो है वो परिनालिका के क्या है? बाहर है, ठीक है। CD परिनालिका के बाहर है, और बाहर हमने बताया आपको चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बेटा? शून्य होता है। बाहर में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। तो CD परिनालिका की क्या है? बाहर है, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो गया BDL। और लास्ट इंटीग्रेशन D टू A वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू, फिर से ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में इंटीग्रेशन B DL cos 90, cos 90 0 हो जाएगा। फिर से सेम रीजन, वेक्टर B परपेंडिकुलर है किसके? DL के। वेक्टर B परपेंडिकुलर है किसके? DL के। इसलिए कहां से बोलता है बेटा? समीकरण 1 से इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू, ठीक है। ये क्या निकल आएगा हमारे पास में? BX प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा वैल्यू BX। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? वैल्यू BX आ जाएगा। हम इसको नाम देंगे बेटा समीकरण नंबर 2। क्या नाम दे दिया हमने इसको? समीकरण नंबर 2। ये हो गया। अब जिस नियम का हमको प्रयोग करना है, एम्पियर के नियम से, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू
म्यू जीरो इंटू आयत ABCD में बहने वाली कुल धारा, परिपथ में बहने वाली कुल धारा, तो आयत ABCD में बहने वाली क्या निकल आएगा हमारे पास में कुल धारा। तो देखो कैसे आ जाएगा बेटा, ये जो इंटीग्रेशन है वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा म्यू जीरो। अब आयत ABCD में आयत की भुजा की लंबाई कितनी है, x है, फेरों की संख्या क्या है प्रति एकांक लंबाई में n, तो एक लंबाई में n, तो x लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे nx, और बहने वाली करंट I है, तो ये हो जाएगा बेटा म्यू जीरो इंटू NXI। कैसे हुआ समझ में आ रहा है, आयत की भुजा की लंबाई x, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है n है, तो x लंबाई में कितने फेरे nx, तो कुल बहने वाली करंट nx लंबाई में बहने वाली करंट NXI कितनी हो जाएगी NXI। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा समीकरण नंबर 3 एम्पियर के नियम से। अब यहां हम लिखेंगे कहां से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 से। तो समीकरण नंबर 2 और 3 का जब प्रयोग करेंगे आप, तो ये हो जाएगा bx इज इक्वल टू म्यू जीरो NXI। क्या हो जाएगा म्यू जीरो NXI, x और x कैंसल हो जाएगा बेटा दोनों टर्म से, और b इज इक्वल टू फाइनली बच जाएगा म्यू जीरो NI। ये हमारे पास बच गया b की वैल्यू, क्या हो गई b की वैल्यू म्यू जीरो NI। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूं, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या चीज बताया जा रहा है आपको। हमने बताया बेटा कि PQRS एक धारावाही क्या चीज है बेटा, परिनालिका है। PQRS एक धारावाही क्या है, परिनालिका है, जिसमें से होकर I धारा बह रही है और प्रति एकांक लंबाई में इसके फेरों की संख्या कितनी है n है। अब चूंकि इसमें धारा बह रही है तो किस चीज का निर्माण होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। तो हमने इसके एक सिरे को n पोल और एक को s पोल मान लिया। चुंबकीय बल रेखाएं दिखाएं s पोल से n पोल की ओर, या n से बोल सकते हैं, n पोल से बाहर निकल रही है, s पोल पर जाते हुए हमने चुंबकीय बल रेखाएं यहां आपको शो करा दिया। अब चूंकि चुंबकीय बल रेखाएं यहां हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी दिखाई दे रही है, एक दूसरे के समांतर दिखाई दे रही है। मतलब यहां जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हमने वेक्टर बी नाम दिया। ओके, ये करने के बाद बेटा अब चूंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारावाही प्रणालिका के अंदर एक समान है और बाहर लगभग कितना होगा, 0 होगा। हमको काम क्या था, हमको अंदर में चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। तो यहां हमने एक बंद आयत लिए बेटा, ABCD की कल्पना की है। ये बंद आयत कैसा है, इसकी भुजाएं AB और CD कैसी है, जो परिनालिका है उसके अक्ष के समांतर है और उसकी लंबाई कितनी है, x है। तो यही काम हमने स्टार्टिंग में किया। बंद आयत ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का क्या कर दिया हमने, रेखीय समाकलन कर दिया। तो रेखीय समाकलन के इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B वेक्टर B डॉट DL प्लस B टू C वेक्टर B डॉट DL प्लस C टू D वेक्टर B डॉट DL प्लस D टू A वेक्टर B डॉट DL। तो ये चारों का मान मैंने क्रमशः निकाला। पहले A टू B वेक्टर B डॉट DL निकाला, तो क्या निकला हमारे पास, B और DL एक ही दिशा में है, तो वेक्टर कोण कितना है, 0 आया। B वेक्टर DL लंबाई कितनी है, x है। तो ये हो गया हमारे पास बेटा B इंटू एक्स। वेक्टर B डॉट DL जब B टू C निकालते हैं तो दिखाई दे रहा है बेटा चुंबकीय क्षेत्र जो BC है वो चुंबकीय क्षेत्र के कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो थीटा इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू 90 cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी वैल्यू आ गई हमारी 0। वैसे ही CD जो भुजा है वो परिनालिका के बाहर है, तो वहां भी चुंबकीय क्षेत्र 0 आ गया। वापस हमने AD में आया बेटा, तो AD भी क्या चीज है, परपेंडिकुलर है, तो वहां भी 0 हो गया। तो केवल एक ही मान आता है हमारे पास, इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू आता है बेटा BX। अब एम्पियर के नियम से बोलता है, कहां से बोलता है बेटा, एम्पियर के नियम से। इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आयत ABCD से बहने वाली कुल धारा। तो इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू 0 आयत ABCD कि प्रत्येक भुजा की लंबाई x है और प्रत्येक अंक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो कुल जो भुजा की लंबाई है या फेरों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, nx। और प्रत्येक भुजा में I धारा प्रवाहित हो रही, तो कुल धारा कितनी हो गई, nxi। बात समझ में आ रही, फिर से सुनिएगा। प्रत्येक अंक लंबाई में फेरों की संख्या n, तो कुल लंबाई कितनी भुजा की, x है, तो कुल फेरों की संख्या nx, ठीक है। और करंट कितनी फ्लो हो रही, I, तो धारा बहने वाली nxi हो गई। अब समीकरण नंबर 2 और 3
में एक एक पक्ष बराबर दिखाई दे रहा है, बराबर कर लिया बेटा। तो bx इजिकल टू म्यू जीरो एन एक्स आई, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, b इजिकल टू म्यू जीरो एन आई, b इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास, म्यू जीरो एन आई हो गया। तो ये होता है किसी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी परेशानी होगा, आपको रिटर्न नोट्स चाहिए या किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमको फॉलो करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल शेयर कीजिए और अधिक से अधिक चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। हम आपको सारी हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।